स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल मंच हिंदी समग्र पर। आज के इस अंक में हम हिंदी कहानी जगत की उस ऐतिहासिक नींव की चर्चा करेंगे जिसने आधुनिक हिंदी विधा को एक नई दिशा दी है। हम बात कर रहे हैं बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष कृत कालजयी कहानी दुलाई वाली की। सन 1907 में सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित कहानी न केवल हिंदी की शुरुआत मौलिक कहानियों में से एक है, बल्कि यह तत्कालीन समाज, रेल यात्रा के अनुभव और हास्य विनोद का एक सजीव दस्तावेज भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये साहित्यिक सफर। शुरुआत में हम देख लेंगे, थोड़ा सा लेखिका का परिचय देख लेते हैं। लेखिका का परिचय बंग महिला। असली नाम इनका क्या है? राजेंद्र बाला घोष। 1882 में जन्मी, 1949 में इनकी मृत्यु हुई। उपनाम बंग महिला के नाम से ये अपनी रचनाएं लिखती थी। महत्व क्या है? हिंदी की पहली महिला कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। योग्यता: बंगाली भाषी होते हुए भी इन्होंने हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध कहानी दुलाई वाली 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगर हम सारांश देखें तो दुलाई वाली एक मनोरंजक और यथार्थवादी कहानी है जो उस समय के समाज, रीति रिवाजों और परिवहन, मुख्य रूप से रेल यात्रा के अनुभवों को दर्शाती है। मुख्य पात्र नवल किशोर और उसके मित्र युगल किशोर, दो मुख्य पात्र हैं। कथानक क्या कहता है? कहानी की शुरुआत वाराणसी यानी काशी से होती है। नवल किशोर अपनी पत्नी के साथ इलाहाबाद जाने की तैयारी करते हैं। रास्ते में ट्रेन यात्रा के दौरान नवल किशोर अपनी पत्नी के साथ एक मजाक यानी प्रैंक करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्विस्ट क्या आता है कहानी में? ट्रेन में एक महिला दुलाई एक प्रकार का ओढ़ना या चादर ओढ़े बैठी होती, दुलाई ओढ़े बैठी होती है, जिसे नवल किशोर की पत्नी कोई अजनबी समझती है। अंत में पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि खुद नवल किशोर ही भेष बदलकर बैठे हुए। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? यह कहानी तत्कालीन समाज में स्त्री पुरुष संबंध हो, पर्दा प्रथा, रेल यात्रा की आपाधापी को बहुत हल्के फुल्के हास्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करती है। तत्कालीन समाज की कुछ स्त्री पुरुष संबंध, पर्दा प्रथा और यात्रा, एक तरह का थोड़ा यात्रा में जो चीजें चलती हैं, बातचीत होती है, उन चीजों को भी वो दर्शाती है। कहानी पर आते हैं। दुलाई वाली 1907 लिखा है बंग महिला ने। शुरुआत करते हैं। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबिया और सुंघनी की एक पुड़िया थी। सुरती जो तंबाकू वगैरह खाते हैं। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के बसोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी। सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा, कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं।
सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। अब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। यानी एक दिन पहले वो विदा कराने आ जाता है। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावें। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। मैं एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियां काट रही थी कि इतने में न जाने कहां से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियां खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उसकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उसके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ी क्यों ही खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा कोई और नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देई भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी का इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2 4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2 4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूचे को कौन पूछे। एक कहारिन है एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है। वे हर घड़ी बिछोने से बात करते हैं। इस पर भी अब कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग बैठना पड़ता है। मैं एक पाल की गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कोई कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए, यानी अपना सामान रखकर बैठ जाते हैं। जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की भी रुलाई कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच पहुंच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता उठे। इक्की वाले से कान बचकाकर बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक देशी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर बिलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2 4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक बिलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए।
देसी लेने से दाम देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, उह, धोती तो धोती पहनने से काम, यह क्या बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ड्योढ़े दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर कर बोले, अगर मैं ड्योढ़े दर्जे का ही टिकट लूं तो। इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करते हुए गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को तिहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल नहीं मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे, मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए। कोई अटकाव हो गया कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे, उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते कई गाड़ी स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में भी अभी देर है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियां और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से भी एक उतर गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले ही घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा, इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उसके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी ना थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर देखती रही, पर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनाई तो ना ही आयलेन हो देखो, रोवल करथिन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई है। पहली, दुर्बोर ही ई जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी, तऊ हो भलू तो कहो, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी,
कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जेपुरा चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह ना सुन सकी। तब पहली बोली, हट, हम पुछला ना, हम कहा कहाँ उतरबू हो। आए इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गईया। पहली, अरे नहीं जनलू, प्रयाग जी, नहीं मन जहां मनई मकर नहाए जाला। यानी सारी ये थोड़ी सी भोजपुरी एक्सेंट में बात करती हुई इलाहाबाद की बात यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर प्रयाग की बात हो रही है। नेक्स्ट क्या है, दूसरी, भला प्रयाग जी काहे जानित, ले कहे के नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाय चुकी हैं। ऐसो हो सोमवारी और गन दका दका लाग रहा, तौन तोहरे काशी न नहाए गई रहे। पहली, अबे जाए के तो सब औते जाता, बटले बाने बाटेन, फुन यह साइत तो बेचारो विपत में न पड़े बाटेली। हे हम पंचा है, राजघाट टिकस कटौली, मोगल के सराय उतरलील, हो दा पुन चढ़ली। दूसरी, ऐते एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरो मोरे संघे रही, द कोने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से की, जुत रही हैं गड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ न रियाए, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहेब गड़िया तानी खड़ी कर, भला गड़िया दहिनात काहे के खड़ी होए। पहली, ऊ महरुबा बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहीं खड़ी होला। यानी किसी के चिल्लाने से कोई कहीं रेल खड़ी होती है क्या। इसकी बात पर कुल कमरे वाले हंसे। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिक्सिए पल्ले बाय का नहीं, हे साहिबा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मुसलिया ले। अरे एहो तो नाही कि दूर से आवत रह लेना, फरागत के बदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखे वो ना कही गोइया। तीसरी, हम देखे रही लो हो, मुझे एक टोपी दिखेले रहले नो को। इस तरह उनकी बेसेर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ठहरा रहूंगा। तुम लोगों से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नहीं भैया, हम पंचे कही के केहू से कुछ नहीं। अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फारसी सी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर मुंह फेर लेती थी। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी से नैना छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने भी मुंह खोला, का भैया जो केहू बिना टिकस के आवत होए सो ओकर सजाए होएला। अरे ओका ही नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देहन और पपुआ तउन टिक्कस ले के चल लेहन।
यानी जो वो पूछ रही हैं कि अगर जो टिकट नहीं लेता क्या उसको सजा होती है। ठीक है, तो उसी भोजपुरी भाषा में वो बातचीत कर रही हैं। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इनके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था, उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे, एक बुढ़िया को वो वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उसको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को स्त्री के पास बिठाकर अपनी आप जानकी को भी उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने न माना। जानकी को उस भद्र महिला को एक ठिकाने पर बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई, कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में आप अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे गई कहाँ? वे लोग पाल की गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ, यह तो कहे, तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं ड्योढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक नौबत आ पहुंची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती। वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के साथ पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़ी गया था। 4 हाथ की दुलाई की वसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी भी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे। मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। बंग महिला। तो ये कहानी हमने पढ़ी। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो लगातार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।